आज के टाइम पर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है और कोई करेंसी क्यों नहीं है। और डॉलर हर कंट्री में चलती है, जबकि हर कोई करेंसी हर कंट्री में नहीं चलती है। डॉलर की कोई लिमिट नहीं है, जबकि और अदर करेंसी की लिमिट है। आप जब भी अपने करेंसी के कंपेयर डॉलर से ही क्यों करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज़ ट्रेड या बिजनेस करते हैं तो आपको पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है, ऐसा क्यों। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 1947 में एक डॉलर एक ईएनआर एक रुपये के बराबर था। आज के टाइम पर एक डॉलर 82 रुपीज़ के बराबर है। सडनली इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू कैसे बढ़ गई। अगर आपने हमारी पिछले वाली वीडियो वाई कैन नॉट गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि पहले के टाइम पे लोग कैश बिहाफ पे बिजनेस करते थे। जब लोगों के पास कागज़ का नोट या टुकड़ा नहीं हुआ करता था, पैसे नहीं हुए करते थे, उस टाइम पर लोग का गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ करता था, तो उस बिहाफ पे लोग बिजनेस करते थे। अब ये तो इंडिया के अंदर अप्लाई हो गया। आउट ऑफ कंट्री आपको बिजनेस करना हो तो किस बिहाफ पे करेंगे। मान लो आपको यूएसए से बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, और आप 100 का नोट लेके जाओ और उसको बोलो कि ये 100 का नोट है और भारत गवर्नमेंट ने इसमें वचन दे रखा है और साइन कर रखा है कि ये 100 का नोट है और इसमें जितने का अमाउंट लिखा गया है उतने की वैल्यू आपको मिलेगी। हमारे यहाँ रुपये बोलते हैं, और आप इस रुपये को लेकर पर्टिकुलर आप मुझे कोई प्रोडक्ट दे दो, तो हमारे करेंसी को क्यों एक्सेप्ट करेगा। उसी प्रकार से हम उसके करेंसी को क्यों एक्सेप्ट करेगा। हमने आपको पहले ही बताया था, पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि पैसा तब पैसा होता है जब उसकी एक्सेप्टेंस होती है। तो इस और मान लो किसी सिचुएशन में बस हम उसके करेंसी को ले लेते हैं या हमारी करेंसी को ले लेता है और हमें अदर कंट्री में जाना हुआ बिजनेस करने के लिए, मान लो चाइना में जाना हुआ बिजनेस करने के लिए, तो चाइना भी अपने ही करेंसी को प्रिपेयर करेगा, ना कि वो हमारी करेंसी या यूएसए की करेंसी को लेगा। और इस प्रकार से अगर मुझे अदर कंट्रियों से बिजनेस करना हुआ तो इस प्रकार से मुझे हर कंट्री की करेंसी को रिजर्व रखना पड़ेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। आपको आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करना हो तो आप किस बिहाफ पे करेंगे। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि मान लो, अगर आपको एग्जांपल के तरीके से समझाएं, मान लो इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 10 रुपये है, और उसी प्रकार यूएसए ने भी ऐलान किया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत $1 है, क्योंकि उस टाइम के लोगों का गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ करता था। और इस प्रकार से 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 10 रुपये और 1 ग्राम गोल्ड यूएसए ने $1 बोला, तो इस सिचुएशन से $1 इक्वल टू हो गया 10 रुपीज़ के बराबर। और इस बिहाफ पे लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, और वहाँ पे एक कंडीशन भी रखी गई कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा वह उतना ही नोट प्रिंट कर सकेगी। देन इस प्रकार से लोगों ने अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया आउट ऑफ कंट्री। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी 28 जुलाई 1914 आ गया, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। और इस वर्ल्ड वार में सभी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, और सभी कंट्रियों को वार लड़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हथियारों की ज़रूरत पड़ी। और उस टाइम पर यूएसए बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था वेपन का। उस टाइम पर गोल्ड के बिहाफ पे ट्रेडिंग चल रही थी, जिसके वजह से यूएसए ने कहा कि आप हमारे पास गोल्ड लेके आइए और जितनी आपकी आवश्यकता है हथियार, उतना आप हथियार लेकर जाइए। इस प्रकार से सभी कंट्रियों ने अपना गोल्ड लेकर पहुंच गए यूएसए के पास में, और वहां से वेपन ले आना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ, और इस टाइम पर वर्ल्ड का 40 से 50% गोल्ड यूएसए के पास पहुंच चुका था। और सारी कंट्रियां जो वार में इन्वॉल्व थी, सारी कंट्रियां लिटरली रूप से कर्जे में डूब चुकी थी। फिर भी धीरे धीरे करके वो अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को रिबिल्ड कर रही थी, धीरे धीरे अपने इकोनॉमिक सिस्टम को सुधार रही थी, कि तभी 1939 आ गया और अगेन दोबारा से वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया। और इस टाइम पर भी लोगों को बल्क में हथियार खरीदने पड़े यूएसए से। और देन वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि सारी कंट्रियां गोल्ड लेकर यूएसए के पास पहुंचती हैं और वहां से वेपन बल्क में लेके आती हैं। यह वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी, जिसमें सारी कंट्रियों को इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो चुकी थी, टूट चुकी थी। और इस टाइम पर वर्ल्ड का लगभग 70 से 80% गोल्ड यूएसए के पास पहुंच चुका था। इस टाइम पर सारी कंट्रियां लिटरली रूप से कर्जे में डूब चुकी थी, और जो गोल्ड के बिहाफ पर ट्रेड किया जाता था वह भी अब पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि जब कंट्रियों के पास गोल्ड रहेगा उसी बिहाफ पर लोग कंट्रियाँ नोट प्रिंट करती थी। जब
कंट्रियों के पास गोल्ड ही नहीं रहा तो प्रिंट किस बिहाफ पे करेंगे, और ट्रेड नहीं कर सकते थे, और जब ट्रेड नहीं करेंगे तो लोगों की कमाई कैसे होगी। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए 1944 में 44 कंट्रियाँ मीटिंग करती हैं, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, एक IMF और दूसरा IBRD। दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। IBRD का काम था कि जो कंट्री वार में ख़त्म हो चुकी हैं उनको रीबिल्ड करना, उनकी हेल्प करना और उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, जिसको आज के टाइम पर वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और IMF का पर्पज़ था जो कंट्री वार में ख़त्म हो चुकी हैं उनको आपस में दोबारा से ट्रेड करना। और आज के टाइम पर भी जो कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम में फंसती हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उनकी सहायता करते हैं। और इस मीटिंग में यह भी डिसाइड होता है कि आज के बाद से सारी कंट्रियाँ US डॉलर में ट्रेड करेंगी। अब US डॉलर में ही क्यों ट्रेड करेंगी, क्योंकि उस टाइम पर सारी कंट्रियों की इकोनॉमिक सिस्टम टूट चुकी थी, और US डॉलर ही एक ऐसा कंट्री था जिसके पास वर्ल्ड का 80% से अधिक गोल्ड होने की वजह से उसको US डॉलर में प्रिंट करके सारी कंट्रियों में सर्कुलेट कर सकती थी। और सेम डे US ने ये भी अनाउंस किया कि कोई भी कंट्री हमारे पास डॉलर लाके गोल्ड ले सकता है और गोल्ड लाके डॉलर ले सकता है। और सेम डे US ने ये भी अनाउंस किया कि 1 पाउंड गोल्ड की कीमत $35 होगी। हर एक कंट्री किसी न किसी रिसोर्स में अच्छी होती है, और यहाँ पर कंट्रियों ने डॉलर को रिज़र्व करना स्टार्ट कर दिया। और डॉलर का रिज़र्व होना मतलब गोल्ड का रिज़र्व होना, क्योंकि USA ने कह रखा था कि कोई भी गोल्ड को लाकर डॉलर अथवा डॉलर को लाकर गोल्ड ले सकता है। और इस व्याप पर कंट्रियों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे सभी कंट्री अपने इकोनॉमिक सिस्टम को रिबिल्ड कर रही थी, धीरे धीरे सभी कंट्री अपने इकोनॉमिक सिस्टम को सुधार रही थी। जब भी किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड करना होता था तो वह सबसे पहले US के पास जाती थी और वहाँ से US डॉलर लेके आती थी, और इस प्रकार से वह ट्रेड करती थी। ऐसा करने की वजह से US डॉलर सारी कंट्रियों की रिजर्व करेंसी हो गई, और यह धीरे धीरे करके ग्लोबल करेंसी के तरीके से काम करने लगी। US डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसकी इकोनॉमिक सिस्टम भी डेप्थ की, और इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसने गोल्ड की अपेक्षा ज़्यादा नोट प्रिंट कर रखे थे। अब सारी कंट्रियां अपनी इकोनॉमिक सिस्टम से उभर रही थी, और ऐसा करने की वजह से सारी कंट्रियों के पास रिजर्व डॉलर हो गया था। अब उनके पास रिजर्व डॉलर होने की वजह से वह डॉलर को ले जाकर अपना गोल्ड वापस लाने लगी। USA ने रिजर्व गोल्ड के मुकाबले अधिक डॉलर प्रिंट कर रखे थे, जो ऑल वर्ल्ड ओवर घूम रहे थे, जिसके वजह से उसकी रिजर्व गोल्ड बहुत तेज़ी से कम हो रहा था, और उसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक सिस्टम भी गिर रही थी, जिसकी वजह से सन 1971 में USA के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड को डॉलर के लिंक से हटा दिया। डॉलर के लिंक से हटाने से मतलब ये हुआ कि अब कोई भी कंट्री गोल्ड को लाकर डॉलर और डॉलर को लाकर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी। ऐसा करने की वजह से सारी कंट्रियों को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सारी कंट्रियां मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि सारी कंट्रियों का रिजर्व करेंसी डॉलर था उस टाइम पर। और उस दिन से डॉलर एक प्रकार से ग्लोबल करेंसी के रूप में काम करने लगी। और सन 1947 में $1 = 1 रुपये के बराबर था। आज के टाइम पर $1 82 रुपीज़ के बराबर है। ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, क्योंकि USA डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में काम कर रही है, और USA डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी कंट्री को जब भी किसी कंट्री से ट्रेड करना होता है तो सबसे पहले वह US डॉलर के पास जाती है और वहाँ से US डॉलर लेती है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती गई। और इस डिमांड बढ़ने की वजह से जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है।